जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र समझेंगे जो फिजिक्स से क्लास 12 था। देखिए, सबसे पहले आप वैद्युत आवेश समझिए कि वैद्युत आवेश होता क्या है। हमारे हाथ में एक पटरी है और इस पटरी को हम बहुत तेजी से अपने बालों पे रगड़ रहे हैं, बहुत तेजी से। तो ये बहुत तेजी से इसको रगड़ रहे हैं। अब देखिए, हमारे हाथ में एक छोटा सा कागज है। इसे देखिए, जैसे हम इस पटरी को, इस कागज की ओर लेकर के जाएंगे, ये कागज पटरी में चिपकने लगता है, यानी खींचने लगता है ये पटरी कागज को। तो जिसके कारण पटरी कागज को खींच रही है उसी को कहते हैं आवेश। दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे देखिए, ये वाला एक हम ये रानी हो गया और ये वाला ऊंट हो गया, हाथी हो गया। जैसे हम रानी और हाथी को लेकर के आते हैं तो आपस में ये मिलना चाहते हैं। देखिए, आपस में मिल गए, मिलना चाहते हैं, तो जिसके कारण ये मिलना चाहते हैं उसी को कहते हैं आवेश। अब दूसरा समझिए कि ये हाथी और ये रानी है, राजा है, इसको हम पास लाना चाहते हैं, लेकिन ये पास नहीं आ रहा, इसको ढकेल रहा है, तो जिसके कारण ढकेल रहा है उसी को कहते हैं आवेश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसके कारण कोई चीज बुला रहा है किसी को, जिसके कारण किसी को ढकेलना चाहता है उसी को कहते हैं वैद्युत आवेश। अब क्षेत्र क्या होता है तो समझिए, जैसे ये यहाँ हम ऐसे पकड़ ली, तो क्या इसको ढकेल रहा है, यहाँ से ढकेल रहा है? नहीं, इसका क्षेत्र ही नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे हम इसको धीरे 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 करके इसको पास लेकर के जाएंगे तो देखिए सट ही नहीं रहा, इस पे रखेंगे तुरंत गिर जाएगा। सट रहा है, देखिए सट रहा है, नहीं सट रहा है, तो इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी कितना क्षेत्र है, इसका इतना जो क्षेत्र दिख रहा है जिसके कारण ये दूर भगाना चाहता है, या फिर जिसके कारण ये वाला राजा को इसे पास बुलाना चाहता है, क्या यहां से बुला सकता है? नहीं, लेकिन जैसे यहां लेकर के जाएंगे ये तुरंत ही अपने आप में चिपका लेगा, इसी को कहते हैं क्षेत्र। लेकिन ये पहला चैप्टर तभी समझ में आएगा जब हम लोग सीरियल से चलेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। पदार्थ उसे कहते हैं जिसको आप चीजों को छू सकते हैं, जिस चीजों को आप छू सकते हैं वो पदार्थ हो गया। यानी जितने सारे हार्डवेयर होते हैं उसी को कहते हैं पदार्थ। जैसे ये चौक क्या है हमारा, हम इसको छू सकते हैं तो ये हार्डवेयर है, इसलिए ये पदार्थ। ये क्या है, ये हार्डवेयर है, इसलिए ये हमारा जो बोर्ड हो गया ये पदार्थ हो गया। ये जो लगा है ये भी पदार्थ है। इस चाक को हम ऊपर वाली के चाक को शायद छू सकते हैं, ये भी पदार्थ हो गया। ये सारे हार्डवेयर है, यानी ये पदार्थ हो गया। जैसे हम इस होल्डर को छू सकते हैं तो ये होल्डर पदार्थ हो गया, हम पदार्थ हो गए, हमारा कपड़ा पदार्थ हो गया। लेकिन क्या पदार्थ नहीं है उसको समझिए। जैसे हमारे गुस्सा, हमारे पास बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या वो पदार्थ है? आप गुस्से को छू सकते हैं? नहीं, गुस्से को आप नहीं छू सकते। अब आप कहें कि ये जो मास्टर पढ़ा रहा है ये अच्छे से नहीं पढ़ा, हम इससे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बहुत तेजी से निकाल करके फेंक देते हैं। तो आप जैसे हमको निकालने के लिए निकाल करके फेंकने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा फोन, हम नहीं आ जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे कि आप हमारे मोबाइल में आकर के पढ़ाते हैं, तो हम आपके मोबाइल में नहीं आकर के नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा वेट 58 kg, आपका फोन का वेट लगभग 200 ग्राम के करीब में होगा। तो सोचिए कि आपका 200 ग्राम का जो मोबाइल फोन है हमारा वेट कैसे रोक लेगा। तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे आप चीजों को टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें हार्डवेयर हो गई, हार्डवेयर होगी, और उसी हार्डवेयर को पदार्थ कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है, जिसे कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो चीज होता है। जितनी सारी चीजें सॉफ्टवेयर है वो पदार्थ नहीं है, तो ज्यादातर चीजें पदार्थ हैं। अब समझिए, पदार्थ को तोड़ा गया तो इसमें से निकल करके आया अणु। पदार्थ को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा तो निकल करके आएगा अणु, और अणुओं को भी बहुत ज्यादा तोड़ दिया जाएगा। मतलब कोई पदार्थ को तोड़ना चाहता है, जैसे ये चाक हो गया, क्या है पदार्थ, इसको तोड़ना चाहे तो हम इतना तोड़ दिए, तोड़ करके इतना ले आए। लेकिन अब कोई आया कहा इतना बहुत ज्यादा इसमें तोड़ दिया, और अणुओं ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी हम नहीं रुकेंगे और ज्यादा इसको तोड़ेंगे। तो अणुओं को इन्होंने तोड़ा, तो अणुओं को भी तोड़ा। अणुओं को तोड़ने के बाद इनको मिल गया परमाणु, इनको परमाणु मिल गया। लेकिन परमाणु मिल गया, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि परमाणुओं को तोड़ेंगे। मतलब परमाणु इतना छोटा चीज होता है कि आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, हम देखना चाहेंगे नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की दुनिया में जाना होगा। तो परमाणुओं को भी लोगों, वैज्ञानिकों ने तोड़ा। तो जब परमाणुओं को तोड़ा तो उसमें से निकल कर गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही खेल है हमारे पहले चैप्टर में, बाकी सारी चीजें का खेल नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से ये काम करते हैं। हम इसको डायग्राम बनाते हैं या वैज्ञानिक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। हर कोई तो थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होगा। तो समझिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये काम कैसे करते हैं। ये हो गया नाभिक। नाभिक का मतलब होता है सेंटर यानी केंद्र। तो ये इसका हो गया नाभिक, और इसके ये चारों ओर जो भरे होते हैं, इसी में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें इसमें भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। दो चीजें होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। समझिए, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जो बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। अब समझिए कि ये काम कैसे करते हैं परमाणु में। देखिए अब ध्यान से समझिए, ये इस तरीके से हमने एक कलम लिया है, ये एक हमारे पास एक कलम हो गया, समझिए ध्यान से, ये हमारा हो गया नाभिक यानी सेंटर, ये क्या हो गया हमारा सेंटर, ये सेंटर हो गया जिसमें कौन बैठा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसको हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बाहर वाले कक्षा में कौन घूम रहा है, ये काली वाली जो पेन है इसी को मान लिए इलेक्ट्रॉन, और जो ये नीली वाली पेन आपको दिख रही है इसको हम मान लिए प्रोटॉन, यानी इसमें चार्ज कौन सा होगा, तो प्लस चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग मान लिए ये गुलाबी कलर की जो पेन है। तो समझिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में बैठे, ये दोनों कहां बैठे, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब समझिए जैसे ऐसे हो गया, अब इसकी ओर बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा भारी तेजी से होता है। अब ये करते क्या है समझिए, इलेक्ट्रॉन कहता है नाभिक से, नाभिक के जो प्रोटॉन से कि तुम आकर के हमसे मिल जाओ, जो इतने सालों की दुश्मनी है आइए हम लोग इस दुश्मनी को खत्म करते हैं। लेकिन प्रोटॉन कहता है हम काहे तुम तुम्हारे पास जाओ, तुम हमारे पास खुद चले जाओ, हम तुम्हारे पास काहे लिए जाएंगे। ये प्रोटॉन बुलाता है इसको, आइए बुलाता है इसको, और जबकि ये नाभिक छोड़ करके जाता नहीं है। तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं, लेकिन ना तो इलेक्ट्रॉन आकर के नाभिक में आता है, ना तो नाभिक जाकर के इलेक्ट्रॉन से मिलता है। अब समझिए, अब आप कहेंगे कि भैया ठीक है, लेकिन ये गुलाबी जो प्रोटॉन है इसका क्या काम है, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इसका एक्चुअल में काम क्या है। आप एक चीज समझिए कि देखिए अभी आपने देखा कि हाई वाला ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बहुत तेजी से झम 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 करके ये नाच रहा है। अब समझिए कि यदि इसका वाइलेंस, समझिए यदि ये इसको हम हटा लेते हैं तो इसका भार और इसका भार, दोनों का भार बराबर है कि नहीं है। जितने पावर इसके पास है उतना पावर इसके पास है, और दोनों के पावर तेज है, और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नाचेगा झड़ाम झड़ाम। तो आप बताइए कि इसको नाभिक से खींच करके अपनी ओर नहीं ले जा सकता है, आराम से ले जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से नाच रहा है, इस पे फोर्स ज्यादा है, इसको लगा करके खींच लेगा अपनी ओर। इसीलिए प्रोटॉन क्या करता है कि इसके साथ में प्रोटॉन क्या करता है कि ये नाभिक के, प्रोटॉन क्या करता है, सॉरी न्यूट्रॉन क्या करता है कि प्रोटॉन के साथ में बैठा रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी भी हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी भी हो, लेकिन प्रोटॉन को खींच करके नहीं ले जा सकता है। अब समझिए इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर नहीं भगा पाता है, जैसे ये वाले हम नचा रहे हैं इसको, और इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है लेकिन ये भाग नहीं पाता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाता है, उसको उस पे जो बल काम करता है उसे कहते हैं अविकेंद्रीय बल। इस जैसे ये वाला हो गया, गांव में देखे होंगे कि आपने ऐसा एक तो डंडा लेकर के, एक तो रस्सी लेकर के बाहर डंडा या कोई पत्थर वगैरह बांध करके खूब ऐसे नचाए होंगे, वो गोल गोल भागता है, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे, रस्सी छोड़ेंगे, जनाम से ये वो आपका डंडा या ये कलम निकल जाएगा उस साइड। तो जिसके कारण ये डंडा गोल गोल नाचता है उसी को कहते हैं अविकेंद्रीय बल। तो किसके कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाचता है, तो अविकेंद्रीय बल के कारण। और जिसके कारण रस्सी छोड़ने पे इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग जाएगा, या फिर जैसे ये वाला है, इसको हम तुरंत जैसे नचा रहे हैं, बहुत तेजी से इसको नचा रहे हैं और छोड़ेंगे रस्सी तो ये तुरंत भाग जाएगा, इसी को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो आपको अविकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके डेप्थ लेवल में घुसते हैं। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब पढ़ते हैं आप फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें बताया जाता है कि कौन आकर्षित करेगा, कौन प्रतिकर्षित करेगा, पता नहीं चलता है कौन आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको समझिए, देखिए ये हमारे पास एक 3 कलम है, 3 कलम। अब हम मान लिए कि हर एक कलम पे 3 कलम है, लेकिन इन तीनों कलम में कोई चार्ज नहीं है। ज्यादातर जो अधिकतर जो वस्तुएं होती, पदार्थ होती, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज तब होता है जब इन दोनों में झगड़ा करा दिया जाता है। तो समझिए इसमें मान लिए इतना हो गया। अब सब में एक मान करके चले कि हर एक कलम में 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन सब में, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन, तीनों में 100 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इसमें प्रोटॉन भी होंगे, तभी तो जाकर के इसमें चार्ज नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। तो एक कलम में 100 इलेक्ट्रॉन है तो एक कलम में 100 प्रोटॉन भी होंगे, तभी इसमें चार्ज नहीं है। नहीं तो कुछ ज्यादा होता तो इसमें झटका जरूर मारेगा, नहीं तो कागज बिना रगड़े इस कागज को छुआएगा। अब समझिए, जैसे हम इन दोनों कलमों को
इसको आपस में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम से मस्ती में अपने कक्षों में घूम रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे इसको हम पास लेकर के आए और बहुत तेजी से झमझमा के इसको रगड़ दिए, अब जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे थे वो तुरंत कहेंगे अरे रे क्या हो गया, ये मार हो गया क्या, पड़ोसी में बवाल हो गया। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएंगे कि इनको पता नहीं चलेगा कि हमको ब्लैक वाले में रहना है। अब ब्लैक वाले के इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे ब्लू वाले में, यानी नीले वाले में निकल करके चले जाएंगे। अब ये कहेगा कि अब नीले वाले में चले जाएगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अब समझिए, जैसे इस वाली नीली वाली में, जैसे इस वाली कलम में 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन काली वाली से निकल करके नीली वाली में चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। किस पे? नीली वाली पे। समझिए, ये नीली वाली पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 110। अब समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 100। तो 10 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इसमें कितना बचा? यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन बचा। और जहां अब ये क्या करेंगे कि जैसे इन दोनों को हम पास में लेकर के आएंगे, जैसे हम इन दोनों को पास लाएंगे, ये तुरंत आपस में मिलना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे में बवाल होते रहे, क्योंकि इनके पास 110 है। 110 का मतलब समझ रहे हैं कि पहले इसमें 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 110 और प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पे 100। प्रोटॉनों की संख्या है 100 किस वाली कलम में? हाई वाली कलम में 110 हो गए इलेक्ट्रॉन और 100 हो गए प्रोटॉन। तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो इसमें चार्ज होगा, ये दोनों आपस में मिलना चाहेंगे, लेकिन मजबूरी है कि ये मिल कैसे सकते हैं जब इनके पास 110 है, यानी इसके पास 100 है। तो ये आपस में जैसे हम इन दोनों कलमों को आपस में ले जाएंगे, ये तुरंत आकर के इनसे मिलना चाहेंगे। जैसे आप अभी देखिए पटरी को रगड़ के कागज पे लेकर के गए थे तो चपकना चाह रहे थे, तो जैसे इसको लेकर के जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं को बराबर करना चाहेंगे। पर ये हुआ कैसे? तो जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यानी विजातीय प्रकार की चीजें होंगी तो आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलना चाहेंगे, लेकिन सेम चीजों को लेकर के आएंगे तो आपस में हटना चाहेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, जैसे इसमें क्या है, इसको आप इलेक्ट्रॉन मानिए और ये आपका हो गया प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया जिसमें माइनस चार्ज है, ये प्रोटॉन हो गया प्लस चार्ज। अब दोनों आपस में आकर के मिलना चाहेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, आपस में मिल गए, आपस में मिल गए कि नहीं? तो ये एक तो उदासीन पदार्थ बन गए, लेकिन सेम चीजों को ये ऊंट हो गया, सॉरी ये हाथी हो गया और ये राजा हो गया। अब ये सेम है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एक जगह लेकर के आने का प्रयास करेंगे, ये दूर भागेंगे। देखिए चिपक नहीं रहा, जैसे इसको रख रहे हैं चिपक नहीं रहा। तो इसी को कहते हैं कि जब चीजें समान यानी विपरीत होंगी तो चीजें आकर्षित करेंगी। जैसे हाई राजा हो गया और ये राजा आपस में मिल गए। कैसे मिल गए? क्योंकि ये राजा दूसरे देश का था, ये दूसर का था, इसलिए आपस में मिल गए हैं। लेकिन ये आपस में नहीं मिल रहा है राजा ऊंट, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये दोनों क्या है? समान है। तो जब विपरीत होंगे तो आकर्षित होगा, आकर के मिल जाएंगे, लेकिन जब समान होगा तो उनको अपने आप से दूर हटाएंगे कि भैया अभी हमारे घर में बवाल चल रहा है और तुम एक्स्ट्रा आ गए हो यहाँ पे हमारा दिमाग खराब करने के लिए, इसलिए तुम बाहर भागो यहाँ। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जिसके कारण ये आपस में मिलना चाहते हैं उसे आवेश कहते हैं, और जितने एरिया में आकर के ये आपस में सट रहे हैं उसको क्षेत्र कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था कूलाम, आर्किमिडीज कूलाम। अब कूलाम ने कहा कि ठीक है भैया ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इनके मिलने का जो क्षेत्र है, इसका जो बल कितना लगा रहा है, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें समझिए, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, एक ये दोनों हो गया, तो कितनी स्पीड से कितना बल लगा करके ये दोनों आपस में मिलेंगे, या फिर कितना बल लगा करके ये दोनों आपस में भागेंगे, इसी को कूलाम ने कहा कि इसको ऐसे नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इतना चार्ज होता है। अब आप कहेंगे इतना चार्ज होता है, अब 2 इलेक्ट्रॉनों पे आपसे पूछे तो आपके कितना हो जाएगा? तो 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनों पे यदि कहेंगे तो आप कहेंगे कि 16 दिया 48, 4.8 गुणे में 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, यही ना हो जाएगा? तो यही हो जाएगा। अब आपको तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम यदि 16 माइक्रो कूलाम की बात करें तो 16 माइक्रो कूलाम का मतलब तो 16 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये 16 × 10⁻⁻6 इतना ये क्या है? इसका चार्ज है। ये कितने इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि इतना चार्ज हो जाएगा? आप एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ 1 दशमलव लगाए, यहाँ 10⁻⁻19 लगा है, तो
तो इसको जब आप गुणा करेंगे ना 10 की, इसको गुणा करेंगे 10 की घात 14 से, तो 1.6 गुणे 10 की घात, देखिए 19 में से आप 14 को निकालिएगा तो कितना बचेगा, 19 में से आप 14 को घटाएंगे, यहाँ निकल करके आएगा 5, तो 10 की घात कितना हो जाएगा -5। यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है, तो इसमें 10 की घात -5 हो जाएगा। इसको भी आप हटाएंगे तो 16 गुणे 10 की घात -6 आ जाएगा। तो ये कितना कैसे आया, आपको समझ में आएगा कि 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉनों को जब एक साथ रखा जाएगा, सोचिए 10 की घात 14 अरबों खरबों हो गया, अरबों खरबों से भी ज्यादा है, इतने इलेक्ट्रॉन की खोज जब एक साथ में आएगी तब बनेंगे यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। अब हम लोग कूलम के नियम पे चलते हैं। अब आप लोग कूलम का नियम ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि आप भूलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कूलम ने कहा कि 2 माइक्रोकूलम इधर है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ है। जैसे आप इससे समझ सकते हैं ये कोई है, आप इससे समझ सकते हैं कि 2 माइक्रोकूलम का ये वाला राजा हो गया, 3 माइक्रोकूलम का ये वाला राजा हो, और ये दोनों राजा आपस में मिलेंगे, दोनों राजा आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलने के लिए अपना बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो कितना बल लगाएंगे तो उसी को निकालने के लिए कूलम का नियम आया। तो उन्होंने कहा कि भैया इसके बीच की कुछ ना कुछ इसके बीच की दूरी होगी, तो हमने दूरी को मान लिया आपको समझाने के लिए कि 2 मीटर दूरी है, इन दोनों मीटर की दूरी पे ये 2 आवेश रखे, दो यदि माइनस है और ये यदि प्लस है, तो ये दोनों आपस में आकर के खींचेंगे, दोनों आपस में मिलाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये विजातीय है, कि प्लस है ये माइनस है, और जैसे जैसे हम इनको प्लस प्लस करेंगे ये दोनों को दूर भगाना चाहेंगे, तो हम समझते हैं कि वो प्लस माइनस में, तो ये 2 माइक्रोकूलम ये 3 माइक्रोकूलम ये दोनों आपस में खींचेंगे, ये खींचेगा अपनी ओर इसको और ये खींचेगा अपनी ओर, और ये खींचने में टोटल बल जो लगेगा वो 2 गुणे 3 यानी 6 न्यूटन का बल लगेगा। आप समझिए ध्यान से, ये 2 हो गया, 2 समझिए कि 2 न्यूटन के बल से ये खींच रहा है, 3 न्यूटन के बल से ये खींच रहा है, तो टोटल बल आ जाएगा 6 न्यूटन, यानी इन दोनों में जो खिंचाव हो रहा है ये 6 मीटर का खिंचाव हो रहा है, 6 न्यूटन का खिंचाव हो रहा है। आप ध्यान से समझिए, तो आप कहेंगे कि विद्युत बल निकल गया, नहीं भैया अभी विद्युत बल नहीं निकला है, इतना छोटा है कि इसमें ताम झाम और करने की आवश्यकता है। अब समझिए इसकी जो दूरी है ये कोई आवेश हो गया, ये कोई क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो जिसके कारण ये अपने चारों ओर, जिसके कारण इसको खींच रहा है, इस वाले बिंदु को खींच रहा है। तो आप बताइए कि यदि ये आवेशित चार्ज है, इसमें यदि चार्ज है, इसको खींचने की क्षमता है, तो क्या इसी की ओर खींचेगा? क्या ये जरूरी है कि 3 माइक्रोकूलम को खींचेगा? क्या इधर कोई होगा तो उसको नहीं खींचेगा, उसको नहीं ढकेलेगा? क्या यहाँ कुछ होगा तो उसको खींचेगा, ढकेलेगा? नहीं, एकदम से ढकेलेगा। चाहे आप चुंबक को लेकर के देख लीजिए, हमारे पास चुंबक नहीं है, मान लीजिए कि ये हमारा चुंबक हो गया और इसको यदि निकाल करके रखें, जैसे आप चुंबक को देखे होंगे, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र हो जाता है, उसके क्षेत्र में कोई भी लोहा लेकर के आइएगा, जैसे ये चुंबक हो गया, इसके क्षेत्र में इधर लोहा लेकर के आइए चपक लेगा, इधर लेकर के आइए तब भी चपक लेगा, ऊपर से चपक लेगा, नीचे चपक लेगा, यानी चारों ओर से चपक लेगा, तो इसी को कहते हैं, इसको तब बना लेगा ये गोला। तो समझिए ये बिंदु हो गया और इसके बाद ये चपकाने वाली एरिया को बना लेगा गोला। इसका मतलब आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, चाहे जहां रखिए, ये जरूर खींचेगा, जरूर खींचेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। इस गोले का जब क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे कक्षा 9 या 10 में कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इस गोले के क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज आप बताइए कि यदि इसका जो एनर्जी है 2 माइक्रोकूलम का, इस 2 माइक्रोकूलम का, इस वाले एरिया का, ये यदि किसी एक ही रास्ते में निकालता तो उसकी स्पीड और क्षमता कितनी बढ़ जाती। जैसे आप समझिए कि जब बोरिंग से पानी हमको निकालना है, हमको पाइप से पानी लेकर के जाते हैं, तो पीछे से बहुत तेजी से धक्का लगा रहे होते और पाइप में जाता, तो पाइप का जैसे मुंह दाबेंगे प्रेशर तेज हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, तेज फेंकेगा। लेकिन सोचिए कि जहां से वो पानी चल रहा है वहीं से खोल देते, क्या प्रेशर तेज होगा? नहीं। या फिर पूरा पाइपे का काट देते, क्या प्रेशर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सेम चीजें यहाँ है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चारों ओर अपनी एनर्जी को बिखेर देता है। जैसे यहाँ पे कोई चुंबक रख दिया, ये चुंबक हो गया, अब ये चारों ओर क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बिखेर देगा। तो इस चारों ओर अपनी एनर्जी को बिखेर देता है, इसलिए इसकी मेन एनर्जी जो 6 न्यूटन बल ये लगा रहा है, इसमें ये कमी होगी। तो आप कितना कमी होगी तो उसको समझिए। तो 6 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन जो कमी होगी वो कितने की कमी होगी, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 हो गया, पाई हो गया, और r स्क्वायर को आप मान रख लीजिए। तो r स्क्वायर का मान कितना रखेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपको निकल करके आएगा 4। ध्यान से समझिए, बिना फार्मूले का हम लोग समझ रहे हैं, और इससे समझेंगे तो फार्मूला जैसे हमारे सामने आएगा हम किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे।
एक चीज समझिए कि इतना आ गया आपको समझ में, आप एक चीज और समझिए कि जहां पे ये दोनों बिंदु रखे जाएंगे उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही होगा। जैसे हम हवा में खड़े होते हैं, किसी चीज को हम खींच रहे होते हैं तो क्या हवा रोकती नहीं है, विरोध नहीं करती है, एकदम से करती है। जैसे ये दो बिंदु को हम लोग जल में रखेंगे तो जल का भी अपना प्रतिरोध विरोध करेगा कि भैया ये काहे हमको दबा करके खींच रहे हो। हवा भी अपना प्रतिरोध दबाव करेगा, तो कितना दबाव करेगा उसी को कहते हैं इप्सिलॉन। आप आगे अभी पढ़ेंगे इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब है कि हवा या निर्वात में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं इप्सिलॉन। अब समझिए ध्यान से, यदि हम इस मेन जो बल है 6 न्यूटन बल में इसके एरिया को, इसके गोले को एरिया और इप्सिलॉन से भाग कर दे, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। इससे ज्यादा कूलाम का नियम नहीं है। अब समझिए कि इसको कूलाम का नियम सूत्र में कैसे बदलते हैं। इप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणे में 10 की घात -11 और पाई का मान आप जानते ही 22/7 या 3.1454। तो आप एक चीज बताइए कि इसी चीज को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 6 न्यूटन बटे में 4, और इसको हम लोग लिख दें कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। गणितज्ञों ने कहा कि बार बार एक कैलकुलेशन कौन करेगा, इसी का डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। मतलब है तो वही चीज, बार बार यही चीज आएगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने 1.44 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। बस इतना समझिए कि ये सब में आएगा। सब में आने के कारण वैज्ञानिकों ने एक मान निकाल के रख दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो गए, बार बार हम लोग को लगाना पड़ेगा। जबकि मान व्यक्ति उतना ही आएगा 9। तो सामने बस इतना ही कहा था कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये एनर्जी को चारों ओर बिखेर रहे हैं, इसलिए 4/r² से भाग देना पड़ेगा। हम हमको ना करना पड़े, इसीलिए कूलाम ने एक फार्मूला दिया कि 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 × Q2 बटे में r²। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को किताबी ज्ञान से उठ करके आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि चीजें समझ में आए। किताबें समझने के लिए होती, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती। पढ़ करके किताबों से यदि कोई राजा हुआ होता तो लाइब्रेरी में बैठे हुए व्यक्ति तो आप बहुत आगे निकल गए होते। चीजों को समझना पड़ता है। जब आप चीजों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप उस चीजों में अध्ययन कर पाएंगे, आप उस चीजों में गहराई ला पाएंगे। कोई चीजों को आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या मतलब है कि हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए और आप यूट्यूब पे डाटा खर्चा करें और आप हमको वहां बिना मतलब का देखें, तो कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो पूरा हमारा प्रयास रहता है कि चीजें हम इतने डेप्थ लेवल में मेहनत करें ताकि आपको चीजों को भुलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।